फौजदारी मुकदमात में जो तफ्तीश का तरीक़ेकार है उस तफ्तीश कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास त्योका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ़ौजदारी मुकदमात में जो तफ्तीश का तरीक़ेकार है उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा, आपको आसान अल्फाज में बताऊँगा कि तफ्तीश कैसे होती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी लाजमी करें। सबसे पहले जब हम कोई भी अक्रंस होता है तो हम थाने का रुख करते हैं। थाने में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं एसएचओ के पास। एसएचओ जो है वो सेक्शन 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसी वक्त एफआईआर का अंदराज करे। अगर एफआईआर हो जाती है फिर अलहदा मामला आते हैं। अगर एफआईआर नहीं होती तो आप उसके अलावा डीपीओ को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सीपीओ के पास जा सकते हैं, आईजी के पास जा सकते हैं और साथ में आप सेक्शन 22A(b) के तहत सीआरपीसी के तहत मुतलका सेशन कोर्ट में जो जस्टिस ऑफ पीस होता है उसके पास आप एप्लीकेशन, आप रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं एफआईआर के ऑर्डर के लिए। अब फर्ज करें एफआईआर होगी तो एफआईआर जैसे ही होती है एफआईआर में एक तफ्तीशी मुकर्रर किया जाता है कि इस केस की पैरवी, इस केस की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है वो आप करेंगे। वो तफ्तीशी जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन और एफआईआर की कॉपी लेकर फौरी तौर पर वो जायब कुवा पर चला जाता है। जायब कुवा पर जाकर वहाँ पर वो एहतियाती तदाबीर सारी करता है। जितनी भी एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करने वाली हूँ, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर कत्ल हो गया तो खून आलूद मट्टी, गोलियों के खौल, जो उस लाश के नज़दीक तरीन जो भी चीज़ें ऐसी हों जिनसे उस केस को तफ्तीश करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं और कल को एविडेंस में वो चीज़ें ज़रूरी हों। बेसिकली जो पुलिस का मकसद है, जो पुलिस का मेन पर्पज़ होता है उनका है टू कलेक्ट एविडेंस। उन्होंने सिर्फ शहादत इकट्ठी करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद जब वो वहाँ पर जाएंगे, वो वहाँ पर जितने भी गवाहान होते हैं उनसे पूछताछ करेंगे, उनका बयान लेंगे 161 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और सारी जितनी भी उनकी तफ्तीश है, जितनी भी कार्रवाई उनको अपनी ज़िमनियों में दर्ज करेंगे। सेक्शन 172 केस डायरी यानी कि ज़िमनी से रिलेट करता है। ज़िमनी में तफ्तीश कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, कहाँ जगह पर गए, कौन कौन सी जगहों पर गए, कितने बजे स्टार्ट की, कितने बजे ख़त्म की, तफ्तीश में क्या काम किया, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है, ईच एंड एवरी डिटेल जो है उसमें लिखी जाती है। अब ज़िमनी की भी बात होगी, उसके साथ साथ वहाँ पर जो तफ्तीशी है वो उस जगह का स्केच भी बनाएगा। ठीक है, नक्शा स्केल बिला स्केल बनाएगा। उसके बाद वो किसी अगर ज़रूरी है नक्शा तो वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन को भी कह सकता है कि आप स्केल जो है नक्शा वो बना कर दें। वो दूसरे इंस्पेक्शन नोट्स जो हैं वो तहरीर करेगा, वो लिखेगा। अब वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है तो वो अपने कब्ज़े में लेगा, उसकी फ़र्द मकबूजगी वगैरह बनाएगा। ठीक है, अब वो सारा उसने कर लिया। जो लाश, अगर वहाँ पर कोई लाश वगैरह तो उसको वो पोस्टमार्टम के लिए, अगर कोई मजरूब है तो उसको उसके मुआयने के लिए, तिब्बी मुआयने के लिए मुतलका डॉक्टर के पास उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, मुतलका डॉक्टर उसका मेडिकल कर देता है और मेडिकल में अगर कोई पोस्टमार्टम है तो उसमें जो सैंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजने होते हैं, वो उन्होंने डिस्पैच करने होते हैं। अगर कोई चर्च वाला मामला है तो वो जो तफ्तीशी है जैसे वो अपने कब्जे में लेता है उसमें जो सैंपल है वो उसने मुतलका लेबॉर्ट्री में भेजना होता है। जो चीज़ उन्होंने कब्जे में लेनी है थाने में मुहर्रर के पास रखवाएंगे। मुहर्रर उसको मुतलका जो है रजिस्टर, उसमें तकरीबन रजिस्टर में उसको मेंशन करके अपने पास में रखेगा, उसको मालखाने में जमा करवा देगा। जो चीज़ आगे किसी लेबॉर्ट्री में भिजवाने वाली है उसका रोड सर्टिफिकेट जारी करवा कर वो उस लेबॉर्ट्री में उस चीज़ को जमा करवा के आएगा। वो पार्सल भी हो सकता है, वो कोई स्वैप भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। अब रिपोर्ट भी उधर चलेगी, सारे मामला तो हो गए, मेडिकल भी होगा या पोस्टमार्टम भी होगा। अब है कि अगर मौके पर कोई मुलजम अवाम ने काबू किया तो उसको फ़ौरन गिरफ्तारी में लें, अगर नहीं तो उनकी तलाश करें, उनको सर्च करें। ठीक है, और उनको गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर वो छापे मार सकते हैं, वो रेड कर सकते हैं। रेड में मुलजमान को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, जिन जिन जगहों पर उनको शक
शकूक व शुबात होंगे उन जगहों पर वो जाकर मुलजम को अरेस्ट कर सकते हैं। इवन के अगर दूसरे ज़िले में भी हो तो वो दूसरे ज़िले में भी जाकर वहाँ के कंसर्न SHO DPO के साथ मामला करके तो वो वहाँ से भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब यानी कि बंदा गिरफ्तार हो गया, जैसे मुलजम गिरफ्तार होता है, मुलजम का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको 24 घंटे सिर्फ आप थाने में रख सकते हैं, लॉकअप में रख सकते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर आपने उसको मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर जब आप मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे सेक्शन 167 के लिए, अगर उससे कोई चीज़ रिकवर आपने करवानी है, ठीक है, किसी कोई ऐसा जिस शख्स ने उसने किसी को ज़रब पहुंचाई है या उसने किसी का कत्ल किया है, तो वो चीज़ अगर आपने उससे रिकवर करवानी है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको उसका जिस्मानी रिमांड चाहिए होगा। तो जो पुलिस है उसके जिस्मानी रिमांड की एप्लीकेशन लिखेगी, वो कंसर्न्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर से फॉरवर्ड करवा के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, बंदे को पेश करेगी एप्लीकेशन, और साथ में जो दीगर रिकॉर्ड होगा उसको पेश करेगी। उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि इसका 2 दिन का 3 दिन का हमें रिमांड चाहिए। जो अदालत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड दे सकती है, और 14 दिन बैक वक्त नहीं दे सकती, 2 दिन करके, 3 दिन करके, 4 दिन करके वो रिमांड दे सकती है, ठीक है। और अगर मुलजमा औरत है तो डकैती और कत्ल केसेस के अलावा वो उसका फिजिकल रिमांड नहीं देगी, उसको जुडिशियल कर देंगे। अगर फिर भी डकैती या कत्ल मामलात में उसका उन्होंने रिमांड देना है तो वो भी उसको जेल में भेजेंगे। वहाँ पर प्रिजन सेल में अलहदा फीमेल लेडी जो पुलिस ऑफिसर होती है उसकी मौजूदगी में, लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में उसका बयान लिया जाएगा, उससे तफ्तीश की जाएगी। अगर उसने बाहर जाकर किसी जगह पर रिकवरी करवानी है तो वो मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन लेकर, मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर दिन की रोशनी में सुबह सूरज तुलू होने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक वो उस चीज़ को रिकवर करके, और वो भी लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में ही सारे मामलात होंगे। लेकिन अगर वो शख्स जो है मेल मुलजम है तो उसका अगर उनको रिमांड के लिए पेश होते हैं, उनको रिमांड के लिए उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है। टाइम उनको 2 दिन का जी रिमांड मिल गया। अब 2 दिन रिमांड के लिए उन्होंने उससे कोई पिस्टल रिकवर करवाना है, कोई छुरी रिकवर करवानी है, तो वो उससे तफ्तीश करेंगे कि आपने इस पिस्टल को, इस छुरी को किस जगह पर रखा है, तो वो उनको बताएगा कि मैंने फलां जगह पर रखा है। वो वहाँ पर जाकर तलाश करेंगे, उस शख्स को, मुलजम को साथ में लेंगे। साथ में जो उन लोकेलिटी के 2 गवाह हैं या FIR के 2 गवाह वो भी साथ में जाएंगे, उनके सामने वो चीज़ रिकवर करेगा, उसको वो बतौर फ़र्द मकबूजगी के अपने कब्जे में लेंगे। फ़र्द मकबूजगी बनाकर उस पर जो जिन गवाहन के सामने उसने वो चीज़ बरामद करवाई है उनके साइन और साथ में IO वगैरह के भी साइन हो गया। अब उससे जितनी भी रिकवरी होनी थी वो सारा हो गया, उससे अरेस्ट भी होगी। सेक्शन 46 से ऑनवर्ड अरेस्ट से के सेक्शन हैं, सर्च के हैं 51, 52 के सर्च के सेक्शन हैं, ठीक है, ऑनवर्ड। उसके बाद जनाबे वाला उससे रिकवरी भी सारा कुछ होगा। अब उन्होंने आकर जनाब दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश किया तो अदालत ने उसको जुडिशियल कर दिया। अब वो जुडिशियल रिमांड पर चला गया, वो जनाबे वाला चला गया जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद जैसे वो अरेस्ट होता है तो जेल में जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर जैसे मुलजम अरेस्ट होता है, डेट ऑफ FIR से 3 दिन के अंदर अंदर जो IO है उसने तफ्तीश मुकम्मल करके चलान जो है, रिपोर्ट जो है वो 173 के तहत अदालत में दाखिल करनी होती है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर नहीं करता तो 14 दिन से पहले पहले उसने करना है, और 3 दिन के अंदर अंदर वो इंटरम रिपोर्ट नामुकम्मल चलान जो है वो सबमिट करेगा। उसका जो चलान है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से फॉरवर्ड होकर, ठीक है, वो अदालत में जाएगा, और उस चलान में सारी चीज़ें होंगी, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट होगा, फर्द मकबूजगी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट होगा जो कि एविडेंस के लिए ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो ट्रायल कमेंस होगा। ये तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान में तफ्तीश के लिए और इंडिया में मोस्टली तफ्तीश के लिए अमल में लाया जाता है। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।